नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। और इस शो में हमेशा की तरह हम आपके टैक्स से जुड़ी जो भी उलझने हैं वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। और पिछले एपिसोड में, पिछले भाग में आपको याद होगा कि हम आईटीआर फाइलिंग के बारे में काफी विस्तार से चर्चा कर रहे थे और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने डिस्कस की वो ये थी कि कौन कौन आईटीआर फाइल करने की जल्दबाजी ना करे। अक्सर हम आईटीआर फाइल करने की जैसे ही डेट आने लगती है हम उसको जल्दी से वो प्रोसेस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ताकि जो रिफंड है वो हमारा समय पर आ सके। लेकिन ऐसे में इस प्रक्रिया को ध्यान में रखना चाहिए और आईटीआर फाइल करने की जल्दबाजी कभी कभार नहीं करनी चाहिए कुछ लोगों को। और किन्हें समय पर फाइल करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा हमने ये भी समझा था कि एआईएस और फॉर्म 26 एएस के बीच क्या डिफरेंस है, उसके क्या महत्व होते हैं, ये भी हमने समझने की कोशिश की। साथ ही अक्सर आईटीआर फाइल करते समय कौन कौन सी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं, कौन कौन से ऐसे इनकम स्टेटमेंट है जिनका हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट से जुड़े दस्तावेज, इसके अलावा कैपिटल गेन से जुड़े जो भी कैलकुलेशन है उन सब चीज़ों का भी ध्यान में रखना चाहिए। माइनर चाइल्ड से जुड़े इनकम, इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ रिवीजन हमने आपको करवाया। अगर आप वापस से देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में वो एपिसोड अपलोड है, आप दोबारा से जाकर एक बार उसका रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि चर्चा काफ़ी लंबी थी और इससे काफ़ी सारे पहलू भी थे जिसको कि आगे बढ़ाना था। तो एक एपिसोड में तो हम डिस्कस नहीं कर पाए। अब उसका पार्ट 2, उसका एक दूसरा भाग हम आज उसकी शुरुआत करेंगे और उसमें कुछ और भी चीज़ें आईटीआर फाइलिंग से जुड़ी समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे साथ बलवंत जैन ही मौजूद हैं, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और सीए हैं वो, और उसमें वो हमारी मदद करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से अपना कीमती समय हमें देने के लिए। पिछली बार हमने शो एंड किया था कि कौन कौन आईटीआर फाइल कर सकता है। थोड़ा जल्दबाजी में वो हमने चर्चा कर ली थी, तो उसी क्वेश्चन को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पहले तो वो बताइए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा विस्तार से हमें बताइए कि कौन कौन आईटीआर फाइल कर सकता है। ऐसा पूजा, आईटीआर तो कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है। इवन आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। पर आईटीआर किसको फाइल करना है उस पर जैसे मैंने डिस्कस किया था कि जिनकी ग्रॉस इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है, या जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 1 लाख से ज्यादा है, 2 लाख से ज्यादा का फॉरेन ट्रैवल है। इसके अलावा अगर आपका फॉरेन में कोई बैंक अकाउंट है या कोई असेट है या कोई साइनिंग अथॉरिटी वगैरह है, तो भले ही आपकी इंडिया में कोई इनकम नहीं हो, तो जैसे आपको कोई फॉरेन कंपनी के शेयर मिले हुए हैं या आप फॉरेन में गए और आपने कोई बैंक अकाउंट खोल दिया, उसमें कोई बैलेंस नील बैलेंस है, पर अगर अकाउंट आपने बंद नहीं किया है तो आपकी भले इनकम कुछ भी हो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो ये जैसे ब्रॉडली चीजें हैं कि इसके अलावा जैसे सेल्स है तो आपका 50 लाख से ज्यादा का ग्रॉस रेसिट है, प्रोफेशनल इनकम है तो 10 लाख से ज्यादा का है। इसके अलावा टीडीएस आपका अगर 25 टीडीएस या टीसीएस मिला के 25,000 से ज्यादा है। बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में आपने 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट किया है, करंट अकाउंट है तो उसमें 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किया है, और ये डिपॉजिट कैश डिपॉजिट नहीं है, कोई भी प्रकार का डिपॉजिट है। तो ये ब्रॉड कैटेगरी, मतलब वो अपन ने वैसे भी डिस्कस कर लिया है पिछली बार में, तो व्यूअर चाहे तो आपने जैसे बताया वो पुराना वाला यूट्यूब में जाके वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल। तो डिपॉजिट से जुड़े भी चीज़ें ध्यान रखिए आप। और अक्सर सीनियर सिटीजन के इस तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट लोग बड़े डिपॉजिट मेंटेन करते हैं अपने फिक्स डिपॉजिट में, सेविंग अकाउंट्स उनके होते हैं, तो उन्हें भी फाइल करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात हाईलाइट की कि ज़रूरी नहीं है कि जिसका टैक्स बन रहा है वही आईटीआर फाइल करे। अक्सर ये कन्फ्यूजन रहती है, खासकर कि जिनकी नई नई नौकरी लगे, जो फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइल कर रहे हैं, उनको ये कन्फ्यूजन होती है कि मेरा टैक्स तो नहीं बन रहा है तो मुझे आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। आपका पैन कार्ड है, आपको सैलरी आ रही है तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। इसका काम आपको और भी काफ़ी चीज़ों में लग सकता है, आईटीआर की रिक्वायरमेंट वहाँ पर हो सकती है। तो आईटीआर ज़रूर फाइल करें और एक तरीके से एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। भले ही आपका टैक्स नहीं कट रहा है लेकिन चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने के लिए भी एक प्रक्रिया होती है, तो आईटीआर ज़रूर फाइल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आईटीआर फाइलिंग से जुड़ी एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ जो कि ध्यान रखनी चाहिए वो है ड्यू डेट। बलवंत जी, इस बार आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट क्या है ये भी बताइए, और साथ ही ये भी हमें समझाइए कि अगर उस पर उस ड्यू डेट तक हमने आईटीआर फाइल नहीं किया तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। देखिए पूजा, ऐसा है कि आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट जनरली 31 जुलाई है, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए।
इसके अलावा जिन लोगों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट होती है तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो 30 सितंबर तक अपलोड करना पड़ता है और अपना आइडिया 31 अक्टूबर के पहले पहले फाइल करना है। इसके अलावा अगर आपके ऊपर आपके ट्रांजैक्शंस में ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स अगर लागू होते हैं तो वो 30 नवंबर वो ड्यू डेट है, परंतु लास्ट डेट नहीं है। मतलब आप ड्यू डेट चूक गए तो ऐसा नहीं है कि आज अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात नहीं है। आप 31 दिसंबर तक अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, परंतु वो नाउ और नेवर वाली डेट है। 31 दिसंबर के बाद में आप अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ये ड्यू डेट चूक जाते हैं तो आपको एक तो लेट फीस लगेगी 5 लाख रुपए की, और अगर आपकी जो है वो सिर्फ 1,000 रुपया है। इसके अलावा अगर आप ड्यू डेट चूक जाते हैं तो जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि न्यू टैक्स रेजिम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, तो अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करना है तो ड्यू डेट के पहले फाइल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका आईटीआर है वो इसमें ही जाएगा। इसके अलावा आपका कोई लॉस है करंट ईयर में और आप चाहते हैं कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना है आपको, तो अगर आप ड्यू डेट के पहले आप फाइल नहीं करेंगे तो आपको वो कैरी फॉरवर्ड का राइट नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका रिफंड बनता है तो आपका आईटीआर फाइल करने में जो डीले है उस पीरियड का आपको ब्याज नहीं मिलेगा। इसके अलावा अब अगर आपकी लास्ट डेट भी निकल गई तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है और आपके ऊपर 50% या 200% डिपेंडिंग ऑन आपकी इनकम अंडर रिपोर्टेड है या मिस रिपोर्टेड है, आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। इसके अलावा आपके ऊपर अगर आपकी टैक्स जो आप टैक्स की चोरी अगर 10,000 रुपए से ज्यादा है तो आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च हो सकता है और आपको 3 महीने से लेके 7 साल तक के बीच की कैद हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन की आपकी टैक्स कितना आपने इवेड किया है। परंतु अगर आपकी लास्ट डेट निकल गई है तो भी आपके पास में एक ऑप्शन है इनकम टैक्स का नोटिस आने के पहले, वो है आपको अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का। वो आप 2 साल के अंदर अंदर कर सकते हैं, आपका जो अपना जो असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के बाद में। मतलब जैसे अभी आप 31 दिसंबर 2024 को रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो आप 1 अप्रैल 2025 को आप 2 साल के आप मतलब अपने जो रिटर्न है वो अपडेटेड रिटर्न है आईटीआर है वो फाइल कर सकते हैं, परंतु उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है और हर एक व्यक्ति अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो अगर आप ड्यू डेट का तो पहले ध्यान रखिए, इस बार 31 जुलाई 2024 ये ड्यू डेट है, इसका आपको ध्यान में रखना है। अगर वो मिस हो जाती है तो फिर पेनाल्टी आपको देनी पड़ सकती है। फिर 31 दिसंबर तक भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं और अगर 31 दिसंबर 2024 भी वो डेडलाइन मिस हो गई है, वैसे तो कोशिश करिए कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर वो भी मिस हो गई है तो फिर आप 1 अप्रैल 2025 पर कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हर कोई नहीं कर सकता और कितने साल तक कर सकते हैं इस पे भी कुछ नियम है। लेकिन इस ड्यू डेट का ज़रूर ध्यान रखिए, 31 जुलाई 2024 ये लास्ट डेट है जिसका कि आपको ध्यान रखना है अपना रिटर्न फाइल करने के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए ये डेट है। इसके अलावा बलवंत जी ये भी समझना चाहेंगे कि अगर आपके पास कुछ एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं तो आईटीआर फाइल करते समय क्या वो चीज़ें भी डिस्क्लोज करना ज़रूरी है और उसको कहाँ पर डिस्क्लोज करना चाहिए, किस तरह के एसेट्स आप डिस्क्लोज कर सकते हैं और क्या ये ज़रूरी है करना? देखिए पूजा, ऐसा है कि जो असेट्स और लाइबिलिटी के डिस्क्लोजर का जो रिक्वायरमेंट है वो हर एक व्यक्ति पे एप्लीकेबल नहीं है। मतलब इनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है उनको ही स्पेसिफाइड असेट्स और लाइबिलिटीज का डिस्क्लोजर करना है। तो वो जो फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर आईटीआर है वो उस पे एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि ये दोनों फॉर्म वही लोग यूज कर सकते हैं जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है। इसमें आपको जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की आपको डिटेल फाइल करनी पड़ती है। ये सब डिटेल्स शेड्यूल ए है, असेट्स एंड लाइबिलिटी का AL शेड्यूल है,
उसमें फाइल करनी पड़ती है। आपके पास में 31 मार्च 2024 को जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग है, वो आपको डिटेल उसमें पर्टिकुलर से कहाँ पे है, उसकी क्या कॉस्ट है, वो आपको फाइल करनी है। और ये जरूरी नहीं कि आपकी खरीदी हुई एसेट्स का ही डिस्क्लोजर करना है। आपको अगर कुछ गिफ्ट में या इनहेरिटेंस में भी एसेट मिली है और आप अगर उसके ओनर है तो आपको उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। और कुछ केसेज में पूजा ऐसा है कि कॉस्ट डिस्क्लोज करने की प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको वसीयत में मिली है, तो उस केस में आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पुराने ओनर की कॉस्ट मालूम नहीं होगी और बहुत पुरानी है, तो 2001 अप्रैल को अगर उसके पहले आपको मिली है तो 1 अप्रैल 2001 की जो मार्केट प्राइस है वो आप कॉस्ट में डिस्क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल गेन पर्पज के लिए भी ये अमाउंट है वो एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा आपकी जो इस असेट्स के सामने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो वो भी लोन के सामने डिस्क्लोज करना पड़ता है। इसके अलावा जो मूवेबल असेट है पूजा, उसका भी डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट है। उसमें कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, शेयर सिक्योरिटीज है, लोन्स एंड एडवांसेज है, फिर पेंटिंग्स वगैरह, याच वगैरह है, उन सब का डिस्क्लोजर करना है। और वैसे मतलब मैंने जैसे बताया कि अगर आपके पास ये पुरानी एसेट्स है, गिफ्ट वगैरह में मिली है, तो जो वैल्यूएशन के लिए आप 1 अप्रैल 2001 का कॉस्ट उसमें ले सकते हैं। उसके सामने भी आपने जैसे कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, जैसे बैंक एफडी के सामने लोन वगैरह लिया हुआ है, तो वो आप उसके सामने डिस्क्लोज कर सकते हैं। अगर कुछ एसेट्स आपकी बैलेंस शीट जो आप मतलब क्या बोलते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरी करते हैं और आपको बैलेंस शीट सबमिट करनी पड़ती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो अगर वहां पे अगर डिस्क्लोज हो गई है तो वो एसेट को वापस से इसमें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। यहाँ पर एसेट्स मतलब अगर आपके 50 लाख से ज़्यादा की संपत्ति है, उन्हें रिक्वायर्ड है कि वो अपने एसेट, अपनी संपत्ति ठीक तरीके से डिस्क्लोज करें। इसके लिए फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, उसके सामने जाकर आप जानकारी दीजिए और इसमें जो भी एसेट्स हैं आपके, भले ही वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी में आपके बिल्डिंग्स, आपके लैंड वगैरह ये सब आ जाएंगे, उसको आप डिस्क्लोज करिए। और मूवेबल प्रॉपर्टी भी आप डिस्क्लोज करिए, जिसमें कि बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, इसका भी ध्यान रखिए। शेयर, सिक्योरिटीज, लोन एडवांसेस अगर आपने लिया हुआ है, उन सब के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, तो इसका आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर ये डिस्क्लोजर काफ़ी इंपॉर्टेंट है टैक्स विभाग के लिए। अगर आपने नहीं किया है तो फिर आपको यहाँ पर पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, अगर आपके पास 50 लाख से ज़्यादा की संपत्ति या फिर आय है तो। ठीक है, तो ये हैं कुछ चीज़ें जिसका कि डिस्क्लोज करा ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ITR फॉर्म की, जिसको कि लेकर भी काफ़ी सारे कन्फ्यूजन रहती हैं। इसमें सर एक एक फॉर्म के बारे में बताइए। पहले तो हम ITR 1 के बारे में अब थोड़ा बताइए कि वो कौन इसको भर सकते हैं और कौन इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ITR 1 फॉर्म के बारे में बताइए। हाँ, तो देखो ऐसा है पूजा की, यह तो मैंने बता दिया कि ITR 1 कौन फाइल कर सकता है, परंतु ITR 1 कौन नहीं फाइल कर सकता, उसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, मतलब बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस हैं। उस परिस्थिति में ITR 1 फाइल नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ इंडिविजुअल यूज कर सकता है, तो HUF फाइल नहीं कर सकती। जिनकी 50,000 से ज्यादा की 50 लाख से ज्यादा की इनकम है वो यूज नहीं कर सकते। आपके अगर कैपिटल गेन में टैक्सेबल इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, तो आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है और उसके सामने कुछ एक्सपेंसेज क्लेम करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। अगर आप इसी तरह आपका अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है जो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है या करंट ईयर में सेट ऑफ करना है, या करंट ईयर का लॉस है जो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो भी आप ये ITR 1 यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपके फॉरेन में कोई एसेट है, फॉरेन की कोई इनकम है, या फॉरेन की जो टैक्स लाइबिलिटी, जैसे जो डबल टैक्स अवॉइडेंस का एग्रीमेंट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो भी आप ITR 1 जो है वो फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई ITR 1 की, कौन फाइल कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। अब आते हैं फॉर्म 2, ITR 2 के बारे में। सर इसके बारे में कुछ बताइए, ITR 2 की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता।
देखिए पूजा, ऐसा है कि जो लोग ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, वो सब लोग ITR 2 फाइल कर सकते हैं, बशर्ते उनकी बिजनेस इनकम नहीं है। मतलब अगर बिजनेस इनकम है तो फिर आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा, नहीं तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ITR 1 अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपकी जो आय है वो 50 लाख से कम है तो आपको ITR 1 फाइल करना है, और इसके अलावा ITR 2 के लिए भी आपको बता दिया है। अब कुछ और भी फॉर्म्स होते हैं बलवंत जी, अब ITR 3 के बारे में भी बताइए, ये किस लिए उपयोगी है? वो मैंने बताया ना पूजा, कि जैसे अगर बिजनेस इनकम नहीं है आपकी और आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते तो आप ITR 2 फाइल करें, बिजनेस इनकम है तो आप ITR 3 फाइल करिए। इसके अलावा पूजा एक ITR 4 भी होता है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन है कि आपकी कुछ केसेज में आपकी इनकम है ना प्रिज्यूम की जाती है। जैसे आपका कुछ जैसे ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है तो पर ट्रक प्रॉफिट प्रिज्यूम किया जाता है। इसकी तरह अगर आप बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल है तो बिजनेस के केसेज में जैसे 8% का आपका ग्रॉस रिसीट का जो है वो टैक्स इनकम टैक्सेबल माना जाता है। अगर चेक वगैरह से पेमेंट आया है तो 6% है। इसी तरह अगर आप प्रोफेशनल है और आपकी जो ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपका प्रिज्यूम रहता है कि आपका 50% तक का 50% है वो आपकी इनकम है। अगर प्रिज्यूम्शन में नहीं आते हैं, मतलब आपका कहना ऐसा है कि मेरी 8% की इनकम नहीं है या प्रोफेशन के केस में मेरी इनकम ग्रॉस रिसीट की 50% से ज्यादा है, उस परिस्थिति में आपको अपने जो अकाउंट्स है वो ऑडिट करवाने पड़ेंगे। और आप चूंकि ये प्रिज्यूमटिव टैक्स में नहीं रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा 50 लाख से इनकम कम होनी चाहिए ITR 4 फाइल करने के लिए। ITR 1 और ITR 4 वही लोग फाइल कर सकते हैं जिनकी 50 लाख से इनकम कम है। देखिए, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा उपयोगी उनके लिए है जो कि फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं ITR को, तो उनके लिए प्रोसेस समझना काफ़ी ज़रूरी है कि उनके लिए कौन सा फॉर्म सही रहेगा। ITR 1, ITR 2, ITR 3 काफ़ी सारे फॉर्म होते हैं, तो आपके लिए कौन सा फॉर्म सही रहेगा, और उसके अलावा किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो किस तरह के रिक्वायरमेंट है, किस तरह के डिस्क्लोजर्स आपको करने हैं, ये सारी बातें कुछ ज़रूरी हैं जो कि आपको समझना यहाँ पर ज़रूरी है। अब इसी से जुड़ी एक और बात कि ITR फाइल कैसे करें, पहली बार कर रहे हैं तो कहाँ पर फाइल करें, किस तरीके से फाइल करें। बलवंत जी, एक तो ट्रेडिशनल तरीका हुआ करता था, लोग ऑफलाइन फाइल जब करते थे, लेकिन आजकल तो ज़्यादातर सब ऑनलाइन ही फाइलिंग कर रहे हैं। उसका कुछ प्रक्रिया बताइए, कहाँ पर जाएं, किस तरीके से जाएं, क्या ID पासवर्ड वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए पूजा, ऐसा है कि जो ऑफलाइन का जो पेपर रिटर्न का जो है वो तो जमाना गया। अभी आपको रिटर्न ऑनलाइन ही फाइल करना है। सिर्फ एक्सेप्शन है जो लोग सीनियर सिटीजन है, जो 80 साल के ऊपर के हैं और जो ITR 1 या ITR 4 फाइल करना चाहते हैं वो पेपर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बाकी सब लोगों को अपना ITR ऑनलाइन ही फाइल करना है। तो फाइल कैसे करना है, या तो आप कोई प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं, मैं तो एडवाइज करूंगा, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ कॉम्प्लिकेटेड है और आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, अपने हाथ से इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरे। अगर आप खुद लगता है आपको कि आप कर सकते हैं तो आप इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है इनकम टैक्स इंडिया फाइलिंग पे जाके आप अपना अगर रजिस्टर किया हो तो लॉगिन वगैरह कर दीजिए, अगर रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो रजिस्टर कर दीजिए। और मैंने जैसे बताया कि आपको कौन सा फाइल करना है अपना डिस्कशन के हिसाब से, वो आप जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर दीजिए और फिर जो डेटा है वो आप उसमें अपडेट करते रहिए। और अभी जो फॉर्म फाइलिंग की प्रोसेस है वो बहुत इजी हो गई है, मतलब आपको प्रश्न पूछा जाता है, आप उसका जवाब देते हैं और उसी हिसाब से आपका जो रिटर्न है वो जनरेट होता जाता है। उसको आपको रिटर्न को वैलिडेट करना पड़ता है, मतलब आपने सब डिटेल डाली है, उसमें डिटेल्स में कोई
इनकंसिस्टेंसी नहीं है। और फिर जब वो आपकी जो XML फाइल जनरेट हो जाती है, वो आपको इनकम टैक्स में आपकी जो वेबसाइट में अपना आपका खुद का अकाउंट है, उसमें जो लॉगिन करके है, आपको उसको अपलोड करना पड़ता है। और आप उसको जैसे उसको ITR फॉर्म को पूरा वेरीफाई भी करना पड़ता है। तो आपके पास जैसे अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होती है, तो आपको जो ITR है वो डिजिटल सिग्नेचर से ही वेरीफाई करना है। बाकी लोगों के पास में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, वो आप OTP से, जैसे आप आधार बेस्ड OTP जनरेट होती है, आपका इंटरनेट बैंकिंग से OTP जनरेट होती है, उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपका अगर इमीडिएटली वेरीफाई नहीं कर सकते तो आप लॉगिन करके 30 दिन के अंदर अंदर भी वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं तो आप जो आप ITR सबमिट करते हैं, आपका ITR 5 जनरेट होता है, उसको साइन करके CPC बेंगलोर में भेज दीजिए और वो आपको 30 दिन के भीतर भीतर भेजना पड़ता है। और आप ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं कि उनको वो मिल गया या नहीं मिला है। अगर आप ये वेरीफाई नहीं करेंगे या जो फिजिकल ITR 5 है अगर आप नहीं सबमिट किया है, तो ऐसा माना जाता है पूजा कि अपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल ही नहीं किया है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका भी आप ध्यान रखिए कि आपने ITR फाइल कर दिया है, ठीक है, लेकिन उसको वेरीफाई करना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से या फिर किसी और तरीके से इसका वेरिफिकेशन करना भी फाइनल सबमिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की यहाँ पर मदद ज़रूर लीजिए। वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाएगा, समझा पाएगा, क्योंकि मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। स्टार्टिंग में प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जो कि फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है। पहले तो फॉर्म को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा फॉर्म हमारे लिए सही है, उसको लेकर भी काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपके साथ होगा या फिर कोई टैक्स एक्सपर्ट आपके साथ होगा आपको गाइड करने के लिए, तो वो काफ़ी एक बेहतर तरीका होगा कि अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो। और वैसे भी आपको रिटर्न फाइल करने के लिए एक्सपर्ट की मदद लेनी भी चाहिए, जो कि वो ठीक तरीके से आपको समझा पाए कि कोई इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ पर मिस ना हो गई हो, सो दैट आप आने वाले समय में किसी तरीके की पेनल्टी या फिर नोटिस से बच सके। और अगर आपकी आय ज़्यादा है, आप बिजनेस इनकम में, आपका प्रोफेशन ऐसा है जहाँ से आपको बड़ी इनकम हो रही है, फिर तो आपको किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद लेनी ही चाहिए। ये फर्स्ट टाइम जो फाइल कर रहे हैं उनके लिए भी सही है, और जिनका नया नया बिजनेस अभी सेट हुआ है उनके लिए भी सही है कि एक्सपर्ट की मदद ले यहाँ पर। चलिए, फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। फॉर्म से लेकर वेरिफिकेशन तक का प्रोसेस हमने आज समझने की कोशिश की है। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर आपके कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप हमसे पूछिए। आप ये शो लाइव यूट्यूब पर देख भी रहे होंगे। अगर कुछ सवाल रह गए हैं आपके तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेल ID लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसके ज़रिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। बलवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ITR जैसे थोड़े जो कॉम्प्लिकेटेड, जिसको कि सुनने में थोड़ा डर लगता है, उसको आसान भाषा में आपने हमारे दर्शकों को समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि इस एपिसोड की मदद से आपको आगे मदद मिले, आप ITR बेहतर तरीके से फाइल कर सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।